आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। देखो केमिकल बॉन्डिंग जो टॉपिक है वो IIT जेई से लेकर CSI या नेट तक पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत बहुत लेंथी चैप्टर है और बहुत डीप चैप्टर। और अगर इसको एज ए टॉपिक देखें तो बहुत बहुत वास्ट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग जो टॉपिक है वो कंप्लीटली ये समझाता है कि वाई टू और मोर एटम्स मेक बॉन्ड्स, कि बॉन्ड दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, कैसे वो बॉन्ड बनता है और क्या उसकी बॉन्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत होती है वहाँ से जब ये क्वेश्चन सामने आया कि कुछ एटम्स हैं जो बॉन्ड बनाते हैं जबकि कुछ एटम्स हैं जो बिना बॉन्ड बनाए सिंगल रहते हैं। तो क्या रीज़न है? फॉर एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रहता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में रहता है। वहीं ये तीनों गैसेज हैं, जबकि वहीं अगर हम दूसरी गैसेज को देखते हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, ये गैसेज कभी भी किसी से एटम की बॉन्ड नहीं बनाती। ये सिंगल रहती हैं, नियॉन सिंगल रहती है एज ए गैस। They do not form any bond with any other, even helium जो है अपने ही हीलियम एटम से भी बॉन्ड बना के नहीं रखते। तो क्या रीज़न है? ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो ऐसा क्या रीज़न आ गया कि हीलियम नियॉन जो है वो और आगे और भी जो नोबल गैसेज है वो सारी इनर्ट रहती हैं, किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, जबकि ये जो है ये दूसरे से रिएक्ट भी करती हैं, बॉन्ड भी बनाती हैं, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाइड्रोजन कभी भी H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या रीजन है? यहीं से ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाई एन एटम फॉर्म अ बॉन्ड एंड हाउ टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्म बॉन्ड। तो क्या रीजन है? तो यहाँ पर सबसे पहला जो बात आती है वो ये है कि दो एटम जो है वो जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड बनता कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर, चलो वो बात में करेंगे, पहले हम ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। यहाँ पर ये प्रोटॉन है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन। वहीं पर हमारा दूसरा एटम, ठीक है, एक एटम है, ये एक एटम है, ये दोनों एटम हाइड्रोजन के, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, H एटम, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अब ये दोनों एटम जब आपस में पास में आते हैं तो क्या होता है? दिस प्रोटॉन is attracted towards this electron and this electron attracted towards, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ आता है, ये फोर्स जो है ये है अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, वहीं पर एक और फोर्स काम करता है और वो फोर्स होता है रिपल्शन का। जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन। यहाँ पर ये रिपल्शन और यहाँ पर ये रिपल्शन। तो ये जो दो हैं ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नाउ जब ये दो एटम आपस में पास में आते हैं तो यहाँ पर जब अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्शन, जब अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन से ज्यादा होता है तब यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको एक ग्राफ से समझना है। तो ग्राफ कैसा बनता है?
ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ किसके बीच बनेगा? ग्राफ बनेगा इंटर डिस्टेंस, इसको हम r से डिनोट करेंगे, यानी दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो है वो कहलाती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो एटम्स के, दो न्यूक्लियस के बीच, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ पर इसके बराबर में जो ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी के बीच। तो होता क्या है कि जब दो एटम्स पास में आते हैं तो उनकी एनर्जी में चेंज आता है। और कैसा चेंज आता है? होता ये यहाँ पे हम इसको नॉर्मल बनाएं, ये यहाँ पर ये दो एटम, ठीक है, इन दोनों एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी जो r है, r यहाँ पर r है इंफिनिटी, r इक्वल टू इंफिनिटी, यहाँ पर r जो है इंफिनिटी, यानी एटम्स जो है वो इतनी दूर है कि दोनों से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे इंफिनिटी। अब जैसे जैसे ये पास में आते हैं, जैसे जैसे ये पास में आते हैं, वैसे वैसे इनकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होता है। तो बेसिकली क्या है कि हर एटम स्टेबल होना चाहता है और पोटेंशियल एनर्जी तभी लो होगी, स्टेबिलिटी में ही पोटेंशियल एनर्जी लो होती है। तो हर एटम, हर पार्टिकल चाहता है कि वो स्टेबल हो, और स्टेबिलिटी जो है वो पोटेंशियल स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तभी कोई भी एटम या मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, एक पर्टिकुलर जगह आती है जहाँ पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और यहाँ से वो जगह होती है जहाँ पर एटम बॉन्ड बनना शुरू होता है। एटम ने बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ से जैसे जैसे अब ये दूर जाएंगे, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे ये दूर जाएंगे और ये वापस जो है इनफिनिट इनकी हो जाएगी। तो ग्राफ जो ऐसा ऐसा बनता है। तो अब ये इससे और नीचे नहीं जा सकता था। क्या रीजन है? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तो बचती है, और नीचे जा सकता है, यहाँ टच कर सकता था, पर रीजन ये है कि यहाँ पर इसलिए टच नहीं करता बिकॉज अगर अब ये फर्दर पास में आएंगे एटम, अगर ये फर्दर पास में आएंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ज़्यादा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर ये पास आना बंद हो जाते हैं और वहीं पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब एटम पास में आते हैं, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एटम्स जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है, अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाता है, यहाँ पर आके रुक जाता है। अब ये और पास में नहीं आएंगे क्योंकि रिपल्शन इंक्रीज होता है, और रिपल्शन इंक्रीज होने का मतलब ये है दैट रिपल्शन is always directly proportional to potential energy। जितना ज़्यादा रिपल्शन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो रिपल्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन। जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्शन बढ़ेगा या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और एटम हमेशा चाहता है स्टेबल होगा। तो क्या होगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पर आकर रुक जाएगा, और यहाँ पर फिर जब ये पोटेंशियल एनर्जी इनको दी जाएगी। अब होता क्या है? वी नो दैट एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है एनर्जी, तो कोई तो फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है किसी और एनर्जी में। तो किस टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? वो अब कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यानी कि इससे क्या समझ में आता है? दैट पोटेंशियल एनर्जी, दैट बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है देन एनर्जी इज रिलीज्ड। जो बीकर है हमारा, फॉर एग्जांपल हमने सिंपली एक लिया, क्या लिया? NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है,
प्लस लिया HCl, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन करवाते हैं सिंपल। एसिड बेस रिएक्शन में जब हम करवाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है NaCl प्लस H2O। अब ये जो एसिड बेस रिएक्शन है, अगर आप रियल में प्रैक्टिकल में भी करते हो तो NaOH और HCl को जब आप मिलाओगे बीकर में, तो होता ये है कि बीकर जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्या रीज़न है? इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी हीट रिलीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, हीट रिलीज होगी, हीट इक्वल होगी, जितनी ज़्यादा हीट इक्वल होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई हीट की फॉर्म में और यहाँ पे जाके बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको एनर्जी देता हूँ तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटने लगेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और यहाँ पर ये बॉन्ड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली टूट जाएगा, ठीक है। तो हमेशा एनर्जी इज ऑलवेज, ये यहाँ पे समझना होगा, दैट एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। भाई सिंपल सी चीज़ है, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों में बहुत एनर्जी होती है तो वो एक जगह नहीं टिकते हैं और जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है एनर्जी डिक्रीज होती जाती है और उतना ज़्यादा आदमी स्टेबिलिटी की ओर दौड़ता है कि स्टेबल हो जाए, कहीं तो स्टेबल हो जाए। तो एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, कि एनर्जी जो है वो जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा डिक्रीज होगी और हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए तो वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट की तरफ जाता है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इज लोएस्ट, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होगी, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो एक्चुअली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो बाद में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर इस तरह से ये ग्राफ है।